हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल जीएस घर में। हम सब लोग घटना चक्र से आधुनिक भारत कर रहे हैं। आधुनिक भारत का बहुत सारा चैप्टर हो चुका है। आज होगा सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन की योजना, ये सब चीज़ें होगी। हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। हम सब लोग सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की थी और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुआ था। भारतीय नागरिक सेवा में वो कब उत्तीर्ण हुआ था? 1920 में 1920 में हुआ था। बाद में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1938 एवं 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। जर्मनी कब गया वो? 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? 1943 में। 43 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1941 में। प्राय उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नहीं, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। जर्मनी कब पहुंचा? 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचते हैं। 6 माह बाद जर्मनी विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। वर्ष 1941 के अंत तक जर्मनी तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सम्मति प्रदान कर दी गई। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल से उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए। भारतीय युद्ध बंदियों को भी भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया गया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। द फ्री इंडियन लीजन किसको कहा गया? इसको किया गया। देखिए, द फ्री इंडियन लीजन कहा गया किसको? कि वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया गया। पकड़े गए भारतीयों से जो ना, ये सुभाष चंद्र बोस क्या किया? 10,000 सैनिकों का एक दल गठित किया। उसी को क्या बोला गया? द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। वे ब्रिटेन के भारतीय सेना में अफसर थे। जबकि ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रहे थे तो मोहन सिंह किसके साथ चल गए थे? जापानियों के साथ चल गए थे। जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया तो वे उन लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल एलवी फिट्जपैट्रिक जापान के युद्धबंदी किए हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने का कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्ध बंद के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया। जापान के मेजर आईवाची फुजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। कौन किया था? कैप्टन मोहन सिंह। फुजीवारा। हाँ, आईवाची फुजीवारा। हाँ। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी से मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके नेतृत्व में? मोहन सिंह। कैप्टन फरवरी मार्च 1942 कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया। स्पष्ट है कि INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फुजीवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उनसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन सितंबर 1942 को हुआ। कब हुआ? 1942। आज़ाद हिंद फौज का पहली डिवीजन का औपचारिक गठन सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने।
4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, आजाद हिंद सरकार का गठन किया। कब? 1943 में 21 अक्टूबर 1943 को। आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे। कौन कौन थे? 3 भाग। फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय तथा स्टेटस सेटलमेंट। ब्रिटिश मलय में कितने भाग थे? 3 भाग। फेडरेटेड कौन कौन? फेडरेटेड मलय, फेडरेटेड मलय और स्टेटस सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्र को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है। मलक्का वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। डिडिंग वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। पेनांग वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। सिंगापुर अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। सिंगापुर जो 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना और 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन से स्वतंत्र देश बना कौन? सिंगापुर। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ तब मलय का हिस्सा था। सिंगापुर में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है अभी, लेकिन प्राणों का आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपनी शीश फल चढ़ा देने वाले पागुल पुजारी की आवश्यकता है, जो आप अपना सिर कटाकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया, जय हिंद। अभी आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उनका मुकदमा चलाया। कहाँ चलाया? दिल्ली के लाल किले में उसका मुकदमा चलाया। दिल्ली के लाल किले में उसका मुकदमा चलाया नवंबर 1945 में। हाँ, इसमें 3 अभिव्यक्ति प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सजा। इसमें देखिए ये पूछता है, इसमें 3 अभियुक्तियों में प्रेम सहगल थे, गुरुबख्श सिंह थे एवं शाहनवाज को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। राशिद अली को 7 वर्ष के लिए कारावास का दंड। इसमें पूछेगा इसमें किसको मतलब कि गुरु राशिद अली को इसमें से पूछेगा किसको 7 वर्ष के लिए कारावास की सजा दिया गया। तो राशिद अली को 7 वर्ष के लिए कारावास दिया गया और 3 को फांसी पर गया। प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी देती। शाहनवाज को फांसी दी। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। ये पूछता है किसके नेतृत्व में था? भूला भाई देसाई। ये बहुत बार यूपीएससी में पूछा है। आज़ाद हिंद फौज के भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू इसके वकील थे। हाँ, सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। बोलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? कलकत्ता। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया? किसका क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक का। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? कब? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? INA मानसिक पुत्र था। प्रीतम सिंह का। किसका था? प्रीतम। INA मानसिक पुत्र किसका था?
ज्ञानी प्रीतम सिंह का, मोहन सिंह का, बताइए। सुभाष चंद्र बोस का, मेजर आईवीसी फुजीवारा का। ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आईवीसी फुजीवारा का। ज्ञानी एक और ज्ञानी चार प्रीतम सिंह का और मेजर आईवाची फुजीवारा का था। दोनों का। हाँ। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और उसने उस किस आईएनएस किसके दिमाग की उपज थी मोहन सिंह और किसने इसकी स्थापना की थी? मोहन सिंह। मोहन सिंह। नहीं, सुभाष चंद्र बोस। नहीं, मोहन सिंह। मोहन सिंह। भगत आजा- सिंह। मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? मोहन सिंह। मोहन सिंह ने। बताइए। भारत राष्ट्र सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? आईएनए की स्थापना 1945 में होता है क्या? कब होती है? नहीं पता है। 1942 में भारत राष्ट्र सेना की स्थापना। 1900। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? कैप्टन मोहन सिंह था। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी कब? 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहाँ पर? तत्कालीन मलय में। ये देखिए आईएएस में भी पूछा, 45वां बीपीएससी में भी पूछा है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। बोस। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? रंगून में। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून में। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? रशीद अली, शाहनवाज, पीके सहगल और बीसी दत्ता। बीसी दत्त नहीं थे जुड़ा हुआ। ये सब था। रशीद अली, ये सब को फांसी मिला था ना? शाहनवाज को फांसी नहीं, सबको तीनों को मिला था। इसको भी मिला था, खाली अथी को नहीं मिला था। अली की देखो ये राशिद अली को 7 वर्ष के लिए क्या समझा था? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन का साथ भी जुड़े? सिलभद्र याची। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजल नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस। कौन बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जय हिंद किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? गया था। कब मनाया गया था? 1945। 12 नवंबर 1945 को। 12 नवंबर 1945। 12 नवंबर। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? राशिद अली को। निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? मोहन सिंह नहीं किया। कैप्टन मोहन सिंह नहीं किया। हाँ बताइए। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों के अध्यक्षता की थी? भूलाभाई देसाई ने की थी। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? रस टीवी सप्रू ने। सर तेज बहादुर सप्रू इसमें ऑप्शन में है। तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिल्ली किसने नहीं की थी? तो उसमें होता किसने नहीं की थी? तो भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू तो क्या था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं था उसमें। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? आसफ अली और भोला देसाई। हाँ आसफ अली भोला देसाई। देखिए ये देखिए पूछा 66वां बीपीएससी में। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे कौन? यही थे भूलाभाई देसाई। कौन थे? भूलाभाई देसाई। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया 1945 में। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। औपनिवेशिक संसद के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श ढिल्लो याद किए जाते हैं। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में याद किए जाते हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल सीआर दास। सॉरी हाँ, सुभाष चंद्र बोस में सीआर दास। चित्तरंजन दास। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे।
कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस कार्यकारिणी राष्ट्रसमिति बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। जवाहरलाल नेहरू। अब हम सब लोग पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। बताइए, ब्रिटेन ने 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। बताइए, किसने भारत में शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया? पैथिक लॉरेंस ने। हाँ, इसके अध्यक्ष भारत मंत्री पैथिक लॉरेंस थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? भारत मंत्री पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। कब आया? 24 मार्च 1946 को दिल्ली कब आया दिल्ली? 24 मार्च 1946 कब को आया? दिल्ली आता है। 24 मार्च 1946 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ आया? दिल्ली आया। और इसका अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस तथा अन्य 2 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। कौन थे इसके? एबी अलेक्जेंडर। कौन कौन थे? स्टैटफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये अध्यक्ष एबी अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। नौसेना के मंत्री थे। नौसेना का ही था, कथी था? अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड के। कैबिनेट मिशन के त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। कैबिनेट मिशन ने कौन व्यवस्था बताया? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों के ओ, बो और सो 3 श्रेणियों में विभक्त किया। कितने श्रेणी में विभक्त किया? कौन कौन? 16 मई 1942 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव को घोषणा की। इसके प्रमुख प्रस्ताव थे। पहला नंबर में था भारत की एकता बनाई रखी जाए। क्या था पहला नंबर में? भारत की एकता बनाई रखी जाए। दूसरा नंबर में था मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। इसमें मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। 3 नंबर में था भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होगी। देशी रियासतें शामिल होगी। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और भारतीय देशी रियासतें शामिल होगी। 4 4 नंबर में संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांत विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारत सदस्यों द्वारा धारण किए गए जाने थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी क्या थे? पूरी तरह से सक्षम थे, मतलब सहमत थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिसमें दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अब इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। बताइए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर लॉरेंस के द्वारा। सर पैथिक लॉरेंस। हाँ, पैथिक लॉरेंस। और स्टेफोर्ड क्रिप्स, मतलब किसके 2 सदस्य? स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। कौन था? सर पैथिक लॉरेंस था और स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो था ना, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड था। अलेक्जेंडर था नौसेना का मंत्री था। बताइए 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, वेबेल, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर है। कौन नहीं थे? वेबेल नहीं थे। 63वां बीपीएससी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? पैथिक लॉरेंस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा भारत आया था? कैबिनेट मिशन 1946 निम्न में से भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव क्या था? कैबिनेट मिशन। बताइए कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है प्रांतीय सामूहिकरण, दूसरा है भारत सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। बताइए, इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति को नहीं माना था। ठीक है, अब देखिए कैबिनेट मिशन भारत आता है कब?
कैबिनेट मिशन 3 फरवरी कब आता है? 1928 को आता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? ये तो आता है कैबिनेट 46 में आता है। 19 फरवरी 24 मार्च 1946 को दिल्ली आता है। क्रिप्सन मिशन आया था ना वो। 24 मार्च 1946 को आया। जिंदा रहा। बताइए वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी? कौन सा? कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था? वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और वेवेल दोनों से वार्ता किया था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारत राष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम। अब पढ़ते हैं संविधान सभा 1946। देखिए संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रदर्शन 1895 ईस्वी के राज्य स्वराज विधेयक में होता है, जिसमें तिलक ने निर्देशन में तैयार किया गया था। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन कब होता है? 1895 में स्वराज विधेयक में होता है, जिससे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। बीजी तिलक। हाँ, 20वीं सदी में इस विचार के ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। भारत संविधान भारत की इच्छा के अनुसार होगा। सबसे पहले महात्मा गांधी जी कहे थे। हाँ, नहीं सर, महात्मा गांधी के पहले 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, पहले जब उन्होंने वर्ष 1895 में बाल के हाथी ना, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। हाँ। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की प्रस्तुत किया था। 1924 में मोतीलाल नेहरू वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की प्रस्तुत की थी। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन M.N. राय ने किया था और इस पर मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा का अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली में आया। कब आया? 24 मार्च 1946 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन नई दिल्ली आया। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया कि मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधित्व के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर दिया जाएगा। 10 लाख पर 10 लाख पर। हाँ, जनसंख्या होना चाहिए। हाँ, 10 लाख। एक अथी का तैयारी होगा सरकार की। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए। कितने वर्ग माने गए? 3 वर्ग माने गए। आइए कौन कौन? आम, मुस्लिम एवं सिख। और केवल पंजाब में था। ये केवल कहाँ था? पंजाब। सिख केवल पंजाब में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। कब संविधान सभा का चुनाव होता है? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में होता है। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कितना सदस्य के लिए? 296 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। ठीक है। 208 में कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होता है। कितना मतलब कितना? 296 सदस्य। और कांग्रेस का कितना जीत होता है? 208 का। कांग्रेस का 208, मुस्लिम लीग का 73, 15 और 15 अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार के। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना माने भारत के संविधान के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को होता है जिसका अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। यहाँ से फिर अपने ये पूछता है 9 दिसंबर समझ गए सर। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक होती है। इसमें राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे और भारत संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को
हाँ वही 15 अगस्त। संविधान सभा भारत अधिराज के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई। उस दिन इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। देश की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे नया अध्यक्ष इसका। अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला था। हाँ, संसद के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। ब्रिटिश लेजिस्लेटिव में युग में, ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में गणेश वासुदेव मावलंकर। अब ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। कब तक रहे? 1952 से 56 लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन रहा था? ये था 1952 से 56 मावलंकर। मावलंकर। हाँ मावलंकर 1952 से 56 तक। वर्ष 1937 से 1946 के दौरान मुंबई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे 1937 से 46। 52 से 56 हाँ। 1937 से 46 लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी जीवी मावलंकर मावलंकर थे। बताइए इसका क्वेश्चन आंसर। पूछिए। बताइए निम्नलिखित, बताइए क्वेश्चन, स्वराज भारत के लिए निम्नलिखित स्वराज भारत के लिए संविधान की स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था कब? किया गया था कांग्रेस पार्टी ने 1936 में कर दिया था। संविधान सभा जिसने भारत संविधान का निर्माण किया था, गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। मिशन के प्लान के अंतर्गत। हाँ, बताइए निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। बताइए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके इसका बाद 11 दिसंबर था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। सचिदानंद सिन्हा था। इनमें से कौन भारत सभा का अध्यक्ष था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। भारत उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? वर्ष 1946 में भारतीय सभाओं द्वारा भारत संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, सही। ये तो सही है। जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। गलत। भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। गलत। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। गलत। नवंबर 1949 को। जवाहरलाल नेहरू था लेकिन इनमें चिन्ह नहीं था। सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सचिदानंद सिन्हा सचिदानंद भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। 84वां बीपीएससी में पूछा हुआ। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग को केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? जीवी मावलंकर ने। अब पढ़ते हैं अंतरिम सरकार का गठन होता है 1946 में। देखिए कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन के लिए निमंत्रित दिया। कब दिया? 12 अगस्त 1946 को। और 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राज्य सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू ने भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा किया और 2 सितंबर 1946 को ये गठन होता है, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। अंतरिम सरकार गठन में मुस्लिम लीग की कोई भागीदारी नहीं थी। राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में कौन था खाद्य और कृषि मंत्री? राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था। रक्षा विभाग बलदेव सिंह, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का निर्माण जवाहरलाल नेहरू के पास था। वर्ष 1946 अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में भारत देखिए वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया। आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग, खाद्य विभाग राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बलदेव सिंह रक्षा विभाग बलदेव सिंह।
और विदेशी मामला विदेशी मामला पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल आसफ अली रेल और परिवहन विभाग था, था। हाँ। और 1946 में वेवेल को बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हुआ। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए। 5 कौन कौन लीग के 5 सदस्य हुआ था? ठीक, देखिए लियाकत अली वित्त मंत्री बनाया गया, हाँ। जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपति और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार ने अबुल कलाम आजाद को मंत्री बनाया था। आजाद मंत्री नहीं थे, अबुल कलाम आजाद मंत्री नहीं थे, बाद में इनको बनाया गया। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर साफत अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और CH भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्य को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेस सदस्य सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खान को हटाना पड़ा। बंगाल में MK फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग का गठन सरकार के वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री HS सुहारवर्दी थे। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? HS सुहारवर्दी थे। देखिए 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु निश्चित की गई थी। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले के नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाने एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। इस कार्यवाही में नौवा खाली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। हाँ, अब इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। 1940 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था कब? सितंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946। 1940 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? अंतरिम सरकार का रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? आसफ अली। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया था वह कौन था? कौन था? वित्त मंत्री लियाकत अली। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे? लियाकत अली खान। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहर, बी अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1940 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? लियाकत अली और अबुल कलाम आजाद नहीं थे। बताइए 1940 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल के प्रांत में। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता दिला देते हैं। देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल कब से था? 1945 से 1951 था। इस दौरान ब्रिटिश में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। 1948 के पहले बीपीएससी में पूछा था। हाँ, जून 1948 के पहले घोषणा किया था, ये पूछ दिया। हाँ, देखिए प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा कर दिया था कि अंग्रेज जून 1948 के पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है।
एटली ने वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। ठीक है, उन्होंने सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई। यद्यपि उसने इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं तथा ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सकें। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरित संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। देखिए, माउंटबेटन योजना जो है ना, माउंटबेटन योजना के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चय की गई। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसके विधेयक को पारित किया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राज्य की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारत नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई, जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। गुप्त नाम क्या दिया गया? बाल्कन प्लान। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल के सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 आयोग गठित किया गया। रेडक्लिफ को इन दोनों आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। इन आयोग का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आज़ादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारित करना था। हाँ, इस कार्य में इन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिसमें से 2 भारत राष्ट्र कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे। सर्किलिफ ने लिखा था, रेडक्लिफ रेखा को किसने अति किया था? हाँ। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया था परसों। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। कब हुई गांधी जी की प्रथम मुलाकात? 31 मार्च 1947 को होती है। और गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिसमें भारत में सांप्रदायिक दंगे को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था, अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उससे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा, मतलब लाश के ऊपर गुजरना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने चाहता था गांधी जी बंटवारा ना हो। लेकिन 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत का विभाजन का स्वीकृति किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जब भारत का बंटवारा को स्वीकृति किया गया, उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। 1948 में जयपुर अधिवेशन में, हाँ। और वर्ष 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके बाद वर्ष 1951 से 54 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और रहे, और प्रधानमंत्री 1951 से 54 में पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति के द्वारा
द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। और 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान ने मतदान किया था, विपक्ष में किया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। किस पार्टी से जुड़ गया? और 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम सरकार के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण किया। नियत दिन से और जब तक दोनों डोमिनियन की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर लें और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाए, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्र असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल की गीत सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा श्रीमती सुचिता कृपलानी ने गाया। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि केंद्र असेंबली में जन गण मन और इकबाल का गीत सारे जहां सच्चा किसने गाया? सुचिता कृपलानी ने गाया। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। हाँ। पहले अवसर पर 1948 में अध्यक्ष था। पहले अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने भारत की प्रधानमंत्री पद नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। कब तक रहे? 26 जनवरी 1950 तक। वर्ष 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। राजगोपालाचारी मद्रास के मुख्यमंत्री कब तक रहे? 1952 से 54। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्र मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति अध्यक्ष के रूप में काम किया। भारत राष्ट्र नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस के दिन की तिथि को यादगार मनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान तैयार हो जाने के बाद 20 से 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाना घोषित किया गया। कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारत राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी, परंतु कोपलैंड महोदय का यह कहना भूल गए कि भारत राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी, जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोंटने का प्रयत्न किया। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के.एम. पनिक्कर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। के.एम. पनिक्कर ने कहा था, ब्रिटिश शासन सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। अब हम सब लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब इस तरह से भारत आजाद हो गया। जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, यूके के निम्न में से कौन एक पार्टी का सत्ता चल रहा था? लेबर पार्टी। स्वतंत्रता हेतु समय भारत के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी 1947 में। कौन सी योजना भारत? वो दूसरा चीज था। कौन सी योजना? नहीं था कि यही क्वेश्चन था। जून 1948 से भारत छोड़ने की घोषणा की, यही था हमारे जून 1948 में रहता है। चलो 1948 ऑप्शन में दिया हुआ 1948। हाँ, ऑप्शन में 48 ये सरकार ने जो है ना जून 1948 का भारत छोड़ने की घोषणा की। हाँ। लेकिन थी कब घोषणा की थी? फरवरी 1947 में। तो उसमें लिखा था कि भारत की मतलब कब ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि हम आज़ादी दे देंगे। ऑप्शन में था जून 1948। तब सही है, ठीक है। मतलब माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। हाँ, यथासंभव भारत की संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ
कौन सी योजना भारत स्वतंत्रता का आधार बनी? हाँ, माउंटबेटन योजना। यही ना, बंटवारा भी करने का काम यही किया था। बताइए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था कब? जुलाई 1947 में। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था 18 जुलाई 1947 को। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना के नाम। किस नाम से? माउंटबेटन योजना के नाम से। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? ये हाँ, 3 जून 1947। कब हुई थी? 3 जून 1947 को। भारतीय स्वाधीनता विधेयक की राज्य स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? 18 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? बाल्कन लॉर्ड माउंटेन के मस्तिष्क। माउंटबेटन के मस्तिष्क बाल्कन। बताइए, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। रेड क्लिफ। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। हाँ। तो महात्मा गांधी ही ने कहा था कि अगर तुम बंटवारा चाहते हो तो हमारे लाश से गुजरना होगा तुमको। हाँ। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ ने स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारण करने के लिए। सर का नाम पूछा था। नाम पूछा था, वही ना वो सर। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेड क्लिफ। रेड ये क्वेश्चन था। इसी टाइप के था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर प्राप्त हो गया था। समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी थे। सन 1947 को भारत राज्य कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिल्ली अधिवेशन जेबी कृपलानी ने। नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया था? अबुल कलाम आजाद ने समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में किया? डॉक्टर किचलू ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? ये खान अब्दुल गफर खान। विपक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफ्फार खान। 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? संविधान सभा। 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल की गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? सुचेता कृपलानी ने गाया था। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो माउंटबेटन। ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन होगा? राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो यो राजगोपालाचारी। माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। हाँ ठीक है यार। अंतिम है स्वतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो गोपालाचारी था। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। वही समय से तो वायसराय। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे कौन? भीमराव अम्बेडकर। बताइए, माउंटबेटन योजना में लोक निर्णायक संतुष्टि की थी किसने? ऑप्शन है सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सब। भारत के विभाजन के समय भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारत राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष था? जेबी कृपलानी था। भारत राष्ट्र कांग्रेस के 1946 में मेरठ आयोजित अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जेबी कृपलानी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे।
अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी कहीं शामिल नहीं होता। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि इसी दिन कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। स्वराज का भारत राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। भारत राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? आर कोपलैंड कोपलैंड का। भारत राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, आर कोपलैंड ने कहा कोपलैंड ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? पनिकर ने कहा था। किसने? पनिकर ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था जॉर्ज फर्स्टम। जॉर्ज छठा था, षष्टम था। भारत स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? भारत स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज जॉर्ज फर्स्टम, जॉर्ज छठा था। वही जॉर्ज छठा। भारत का संवैधानिक विकास, तो हम सब लोग कल इसको देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास कैसे होता है। तो आज हम सब लोग इतना ही रहने देते हैं। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। विगत जो 12 फरवरी को जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ, इसमें काफ़ी क्वेश्चन इससे घटनाचक्र से देखने को मिला है और सेम टू सेम मिला है। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।